हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 79 यानी कि 89 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 80 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 179 की बात करें। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ मेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इम्पॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स। तो किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण बनाया था? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ था जिसने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन था यह कब लाया गया था? तो ये 1976 में लाया गया था। ये आपको यहाँ पर पहले तो पता होना चाहिए। अब 42वां संविधान संशोधन किसके समय लाया गया था? तो यह इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 42वें संविधान संशोधन को लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और किस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन को लाया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन को लाया गया था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पर बता दिए, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अब कुछ और भी अगर बात करें, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन में कितने प्रावधान जोड़े गए थे? तो टोटल 59 प्रावधान जोड़े गए थे। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ी गई थी। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत जो सारी पावर थी वह प्रधानमंत्री को चली गई थी। और जो लोकसभा का पीरियड 5 साल का होता था उसको भी बढ़ा करके 6 साल का कर दिया गया था। तो ये सारे के सारे काम जो है तो 42वें संविधान संशोधन के तहत किए गए थे। और इसी तरह जो है तो 42वें संविधान संशोधन को लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है, ये आपको पता होगा। तो ये हमने कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पर देखे, वो जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन बी में है 44वां। तो 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था मोरारजी देसाई के समय, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी में है 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1985 में, 1985 में। और ये हुआ था राजीव गांधी के समय। और इसमें जो है तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून जो है तो लाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करें। वट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द वाइस प्रेजिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेजिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी इन द प्रेजिडेंट ऑफिस? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो वह लगभग 6 महीने तक जो है तो कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक और ढंग से पूछा जा सकता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना ये कहा गया है आर्टिकल 65 में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब उपराष्ट्रपति की यहाँ पे बात आई है तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है। अच्छा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 64 में। और आर्टिकल 65 मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 65 में। ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 181 है। वट इज़ द गैप पीरियड बिटवीन फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो प्रथम अविश्वास प्रस्ताव और द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव के बीच की अंतराल अवधि कितनी होती है? तो वो होती है लगभग 6 महीने की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, तो यह किसके द्वारा लाया जाता है और किसके ऊपर लाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है
यह विपक्ष यानी कि अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है। और किसके ऊपर लाया जाता है? तो प्रेजेंट में रूल कर रही गवर्नमेंट के ऊपर यह लाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहीं से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया गया था, किसके विरुद्ध लाया गया था और यह किसने लाया था। ये 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन था वह 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और यह किसने लाया था? तो यह JB कृपलानी द्वारा लाया गया था। ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 182 की बात करें, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ पंजाब इज। तो पंजाब की संसदीय सीटों यानी कि लोकसभा की संख्या कितनी है? तो पंजाब में लोकसभा सीट्स कितनी है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पंजाब में लोकसभा की सीट्स हैं 13। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लोकसभा सीट्स की यहाँ पे बात की गई है तो सबसे पहले आपको अपने हिमाचल प्रदेश का ही पता होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के बाद आपको हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों का पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जो है तो लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? तो वह हैं 4। ये आपको पता चल गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अब हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट्स हमने देखी वो कितनी हैं, तो वो हैं 4। उसी प्रकार आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ एक पड़ोसी राज्य भी हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, जिनमें एक तो आ जाता है हरियाणा। तो हरियाणा में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? तो वो है 10। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? तो वो है 80। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? तो वो है 5। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। पंजाब का भी आपको पता चल गया। पंजाब में 13 जो है तो लोकसभा की सीट्स हैं। कुछ और की भी अगर बात की जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आ जाता है? तो वो आ जाता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? तो वो हैं 26। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। उसी तरह हमीरपुर बोर्ड के ही एग्जाम में राजस्थान भी पूछा गया है कि राजस्थान में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? तो वह हैं 25। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक ट्रिक मैं आपको बहुत बार बताता हूँ सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा जिसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। तो ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 183 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो वो थे न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा सिनेरियो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये बात है 1969 की। 1969 में हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है तो VV गिरी जो कि हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनको जो है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। और बाद में चलकर VV गिरी जो है तो इस पोस्ट से जो है तो रिज़ाइन कर देते हैं। अब रिज़ाइन दे दिया तब जाकर जो है तो M हिदायतुल्ला को राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जाकिर हुसैन जो है तो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे हमारे VV गिरी, और VV गिरी के बाद कौन बने? न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 184 है, विच इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो वामन ग्रह यानी कि बौना ग्रह इनमें से कौन सा है? तो बौने ग्रह में आ जाता है आइरिस। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक एग्जांपल्स में अगर आपको ड्वार्फ प्लैनेट के बताऊं यानी कि वामन ग्रह के बताऊं, तो इनमें एक तो आइरिस आ जाता है, एक आ जाता है प्लूटो, ये भी आप सभी ने सुना है, एक आ जाता है सीरस, ये भी आपने सुना होगा, और एक आ जाता है टेन हाइजिया। कौन आ जाता है? टेन हाइजिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ वामन ग्रह हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन डी में है हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या है? तो यह कंस्टेलेशन यानी कि तारामंडल का एक प्रकार है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी में है टाइटन। टाइटन क्या है? तो टाइटन जो है तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो है तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप हो चुका है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार प्रारंभ किए थे, तो वह क्यों किए थे?
टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली, यानी कि किफ़ायती रूप से एक बड़ी सेना बनाए रखने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी से आप सभी को पता है बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो चलो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का राजा था? तो यह खिलजी वंश का राजा था। और खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 में किसकी स्थापना की गई थी? खिलजी वंश की। बट ये जो अलाउद्दीन खिलजी था यह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये बैठा था 1296 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ एक काम चलाए हुए थे, जैसे कि इसने घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट रिफॉर्म्स इसने चलाए हुए थे, नकद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, ये सारे काम किसने चलाए हुए थे? तो ये चलाए हुए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एक आक्रमण जो है तो चित्तौड़ पर भी किया हुआ था और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, वो है पद्मावत। आप सभी ने देखी होगी। तो पद्मावत में जो राजपूत राजा होता है तो उनका नाम क्या था? तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। उनका नाम था राजा रतन सिंह और यह एक गुहिल्ला राजा थे और इन्हीं की पत्नी का नाम था पद्मावती। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था और चित्तौड़ को कब अपने नियंत्रण में ले लिया था? 1303 में। ये डेट्स अभी हाल फिलहाल एक एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एक और क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दिल्ली सुल्तान के समय मंगोल आक्रमण सर्वाधिक बार हुए थे? तो किसके शासनकाल में जो है तो मंगोल आक्रमण सर्वाधिक बार हुए थे? तो वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। टोटल जो है तो 6 बार मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है। ए पाला रूलर हु वॉज रेज्ड टू द थ्रोन बाई डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल। तो पाल शासक जिसे जनता ने विभिन्न वर्गों द्वारा सिंहासन तक बढ़ाया था, तो वह कौन था? यानी कि आपसे सिंपल यहाँ पर पूछा गया है कि पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी गोपाल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कब जो है तो इसने पाल वंश की स्थापना की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल द्वारा 750 ईस्वी में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और गोपाल ने राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो मुंगेर में इसने राजधानी स्थापित की थी। कहाँ पर राजधानी स्थापित की थी? मुंगेर में इसने राजधानी स्थापित की थी। गोपाल से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि यह किस धर्म को मानता था? तो यह बौद्ध धर्म को मानता था। अच्छा, इस गोपाल से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोपाल के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो गोपाल के द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब इसी तरह आपसे पूछा जाता है धर्मपाल के बारे में, जो कि ऑप्शन डी में देकर के रखे हैं। तो धर्मपाल का आपको पूछा जाता है कि धर्मपाल ने किसकी स्थापना की हुई थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी? तो धर्मपाल के द्वारा जो है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी। और गोपाल के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जबकि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी। और धर्मपाल ने ही जो है तो सोमपुर महाविहार का भी निर्माण करवाया हुआ था। उसी प्रकार ऑप्शन सी में है देवपाल। तो देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया हुआ था। तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है। दीन इलाही वॉज एक्सेप्टेड बाय। तो दीन इलाही किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? अब ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवाता हूँ कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, कब की थी, और कौन एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकारा था? तो वह कौन था? तो वो था बीरबल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1582 में। अब अकबर की जब भी बात आती है तो अकबर से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक जो है तो 1556 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कालानौर में। अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, तो बैरम खां का पतन हुआ था 1560 में। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था और अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसकी समाप्ति की थी 1563 में। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में। अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी 1571 में। अकबर ने ही जो है तो दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है।
इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर ने ही इलाही संवत यानी कि इस्लामिक कैलेंडर चलाया था, तो कब चलाया था? 1583 में। और अकबर ने अंतिम आक्रमण जो है तो किसके विरुद्ध किया था? असीरगढ़ के विरुद्ध। और कब किया था? 1601 में। और लास्ट में अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। आने वाले एग्जाम्स में आप सभी को पता है कि डेट्स ही आपसे पूछी जाएंगी, तो ये आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।